हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? तो एक और नया सेशन आपके सामने लेके आ गया हूँ मैं, जनसंख्या। आपको पता है आपके एग्ज़ाम में जनसंख्या से हर साल प्रश्न देखे जाते हैं, हर बार देखे जाते हैं। कभी आपसे पूछा जाता है कि भारत की जनसंख्या से प्रश्न, तो कभी आपको मध्य प्रदेश की जनसंख्या से प्रश्न पूछ लिया जाता है और कभी-कभी खनिज से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जनसंख्या एक ऐसा टॉपिक होता है जो आपका स्कोर कार्ड बढ़ा सकता है, जो आपका स्कोर बढ़ा सकता है क्योंकि यहाँ पे अधिकांशतः क्या होता है, जनसंख्या को हम लोग सब पढ़ लेते हैं, तभी भी प्रश्न बन जाते हैं। लेकिन जनसंख्या से एक आध प्रश्न ऐसा आ जाता है, जो बिल्कुल अलग होता है, जो कई बहुत कम लोग ही सॉल्व कर पाते हैं और जिसने भी उस प्रश्न का आंसर दिया, उनकी रैंक बढ़ जाती है। ये आपको पता होगा और आपने भी पिछले वर्षों के प्रश्न देखे हैं, तो आपको जनसंख्या समझ में आई होगी कि कैसे-कैसे प्रश्न इससे आते हैं। ठीक है? अभी तक शुरुआत करते हैं हम लोग जनसंख्या की। मैं आपको पंचवर्षीय योजनाएँ भी ऐसे ही दे चुका हूँ और बहुत सारे महत्वपूर्ण टॉपिक्स मैं आपको दे चुका हूँ। तो आते हैं हम लोग इस पे, ठीक है ना? पंचवर्ष आपकी जनसंख्या पे, ठीक है ना? मैंने आपको यूनिट 1 का मैराथन करा दिया है, वन लाइनर। यूनिट 3 का आपका मैराथन मैंने आपको करा दिया है, पूरा थ्योरी बेस्ड। पीवाईक्यू हो चुके हैं, पीवाईक्यू हो चुके हैं। अब लोग आप यूनिट 4 के पीवाईक्यू पे हम लोग आ चुके हैं, ठीक है? चलो, शुरुआत करते हैं। यहाँ पे प्रस्तुतकर्ता का नाम तो आपका जो भी नाम आपका है, हालाँकि मेरा नाम आना चाहिए बट मैं बोलूँगा मैं आपके लिए कुछ नहीं पढ़ाता हूँ, मैं आपको सिर्फ़ गाइडेंस देता हूँ। आप ही लोग हैं जो अपना पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं। तो प्रस्तुतकर्ता में आपका नाम आएगा, तो आपका नाम आज कमेंट में होना चाहिए कि आपका नाम क्या है, ठीक है ना? देखते हैं कितने लोग ईमानदारी से कमेंट देते हैं, अपना नाम लिखते हैं। चलो, तो कुछ बेसिक जानकारी कि जनसंख्या या जनगणना की परिभाषा क्या होती है? तो जनगणना क्या होती है, इसकी परिभाषा क्या होती है? कि एक निश्चित समय में, यहाँ पे क्या है, एक निश्चित समय में जनसंख्या से जुड़े आर्थिक, सामाजिक और जनसांख्यिकीय डेटा को व्यवस्थित रूप से एकत्रित करना, विश्लेषण करना, प्रसारित करना। ठीक है ना? ये हमारे समाज की संरचना को समझने में महत्वपूर्ण होती है जनगणना। ठीक है ना? सामान्य क्वेश्चन, भारतीय जनगणना दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना मानी जाती है। आपको पता भी है कि क्या वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन कंट्री है। सबसे पहली कौन-सी है? चाइना हो जाएगी आपको, ठीक है ना? अभी 2021 की जनगणना नहीं हुई है, यदि इसकी हो जाएगी ना तो हो सकता है चाइना सबसे नंबर टॉप पे आ जाए। ठीक है ना? हालाँकि वर्ल्ड बैंक इत्यादि के आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व में पहले स्तर पे पहुँच चुकी है। ठीक है? और जनगणना के आधार पर भी हम लोग दूसरे स्थान पे ही हैं। नोडल एजेंसी, नोडल एजेंसी कौन है भैया? कौन जनगणना को कंडक्ट कराता है? तो आपको गृह मंत्रालय, आपका सेंट्रल होम मिनिस्ट्री आपका जो होता है, वो आपका जनगणना को कंडक्ट कराता है और इसके तहत महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त कार्यालय, महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त कार्यालय। ये प्रश्न आपके बोले, ये नंबर स्कोर बढ़ाने वाले प्रश्न है, वहीं से आपका स्कोर बढ़ता है। डाटा सब याद कर ले तो फैक्ट सब याद कर ले, बट जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो कोई याद नहीं करता है, ठीक है ना? 1951 से पहले, 1991 स्वतंत्रता के बाद की पहली जनसंख्या कब हुई थी? स्वतंत्रता के बाद की सबसे पहली जनसंख्या 1991 में हुई थी। अधिनियम 1948 के तहत हुई थी। अधिनियम, जनसंख्या अधिनियम 1948 के तहत इसका संचालन हुआ था। यहाँ पे लिखा है कि 1951 से पहले जो जनगणना की जाती थी, अस्थायी रूप से आयोजित की जाती थी। मतलब कोई स्थायी नहीं था कि हाँ, आपको करना ही है, अस्थायी रूप से की जाती थी। ठीक है? से संबंधित कानूनी प्रावधान, तो अनुच्छेद 246, अनुच्छेद जो 246 बोलता है कि जनसंख्या किसका भाई काम है? जनगणना किसकी सूची की वजह से? संघ सूची का। मतलब आपको पता है, आपकी 3 प्रकार की सूचियाँ होती हैं। 7वीं अनुसूची 3 प्रकार की सूचियाँ आपकी दी गई कौन-कौन सी? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। दी गई है ना? तो आपको इन्हीं में किसका 246 के तहत, अनुच्छेद 246 के तहत जनगणना आपका संघ सूची का विषय हो जाता है। किसका? जनगणना आपका संघ सूची का विषय हो जाता है। ठीक है? ठीक। 7वीं अनुसूची में क्रमांक नंबर 69 में उल्लिखित है जनगणना, ठीक है ना? क्रमांक नंबर 69 में सूचीबद्ध है। गोपनीयता की गारंटी, डेटा को आपको बता दूँ कि आपका जो जनसंख्या डेटा होता है कैसे बनाएगी, किस प्रकार से बनाएगी, इसका क्या एक्सेस है। सामान्य डेटा सबके पास रहता है, बस किस तरीके से बनाएगी वो डेटा आप किसी भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा नहीं मँगाया जा सकता है। क्या? जनगणना के दौरान जो भी आपसे जानकारी ली जाती है कि आपकी फैमिली में कौन है, माता-पिता, भाई-बहन, ठीक है? इसका डाटा किसी को उपलब्ध नहीं कराया जाता है। जो जनगणना अधिनियम 1948 है, उसके द्वारा गोपनीयता की गारंटी दी जाती है। उसके द्वारा गोपनीयता की गारंटी दी जाती है। यदि प्रावधानों का उल्लंघन होता है, तो आपको दंड मिलता है। ठीक है ना? चलो, महत्व क्या होता है जनगणना का? वही सूचना का स्रोत होती है। क्या? भारत की जनसंख्या संरचना को समझने के लिए सबसे अच्छा माध्यम होता है। जिससे हम क्या करें? सरकारी योजनाओं का आधार बना सकें। सरकारी योजनाएँ जब बनाते हैं तो किस आधार पे बनाते हैं? जनगणना, किस प्रकार की जनगणना है, किस प्रकार की जनसंख्या है।
तो गरीबी, साक्षरता और अन्य नीतियों को बनाने की सहायक होती है। सीमांकन और संसदीय क्षेत्रों का आपने सुना होगा परिसीमन आयोग। आपने सुना होगा आपका एक विधानसभा क्षेत्र होता है, आपका एक संसदीय क्षेत्र होता है, आपका वार्ड होता है वार्ड, तो किस ये सब जनसंख्या के आधार पर ही बनाए जाते हैं। मतलब कि जो चुनावी गतिविधियाँ होती हैं, उनको नियोजित करने के लिए, उनको पुनर्गठित करने के लिए जनसंख्या महत्वपूर्ण योगदान देती है। आर्थिक और व्यवसाय उपयोग के लिए भैया आपको पता होगा मार्केट में किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है, किसका रुझान बढ़ने वाला है, उन सब चीज़ों के लिए महत्वपूर्ण होता है। वित्तीय आवंटन के लिए, राज्य को किस केंद्र सरकार को किस राज्य के लिए कितना अनुदान देना है, अभी बजट सत्र चल रहा है ना, तो उसमें भी आपकी जनसंख्या योगदान निभाती है, ठीक है? आते हैं बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक यहाँ से प्रश्न आपसे पूछा जाता है, भारत की जनसंख्या। भारत की जनगणना का इतिहास क्या है? क्या हिस्ट्री में भी भारत में कभी ऐसा हुआ है कि जनगणना का काम किया गया हो? बताओ। बिल्कुल यहाँ पे इतिहास में भी जनगणना का काम किया गया है, जैसे कि सबसे पहला आपको प्राचीन साक्ष्य मिलता है ऋग्वेद में। जनगणना का प्राचीनतम साक्ष्य आपको ऋग्वेद में मिलता है। 800 से 600 ईसा पूर्व के दौरान एक प्रकार की जनगणना बनाए रखने का, ठीक है ना? ऋग्वेद में आपको इसका उल्लेख मिलता है आपको। आपको पता होगा मौर्य काल में भी आपको जनसंख्या अधिकारी होते थे। मौर्य काल में भी आपके जनसंख्या अधिकारी होते थे। कोई व्यक्ति कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, उसका लेखा-जोखा रखते थे। आपको पता होगा ना? ऐसे ही अर्थशास्त्र, कौटिल्य की अर्थशास्त्र में कराधान के लिए मतलब टैक्सेशन प्रणाली के लिए जनसंख्या के आंकड़े इकट्ठित किए जाते हैं। वही चीज़, कोई व्यक्ति कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, क्या व्यापार कर रहा है, क्या व्यापार नहीं कर रहा है। तो मौर्य काल में आपको जो आपका कौटिल्य की अर्थशास्त्र है, उसमें बताया गया है कि टैक्सेशन प्रणाली के लिए कराधान व्यवस्था अपनाई गई। तो उस कराधान व्यवस्था के लिए जनसंख्या के आंकड़े रखना अनिवार्य हो गया था। अब मुगल काल में आते हैं तो आपको आईन अकबरी देखने को मिलता है जो कि अकबर काल की होती है। यहाँ पे भी आपको प्रशासनिक रिपोर्ट्स में जिसमें जनसंख्या, औद्योगिक और धन का वितरण देखने को मिलता है। ठीक है ना? ये बात तो ये आपकी कब की? स्वतंत्रता के पहले की, वो भी प्राचीन और मध्यकाल की। लेकिन आधुनिक काल मतलब ब्रिटिश काल के समय पर हम लोग क्या इस समय पे जनगणना का कोई डाटा मिलता है? तो मिलता है। आपको पता होगा कि जनगणना का इतिहास 1800 ईस्वी। अब यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा डाटा मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन आपकी जो कंटेंट है वो तो आपको बता रहा हूँ। साथ में कुछ एक्स्ट्रा डाटा। क्या? आपको पता होना चाहिए कि जो जनगणना का इतिहास है लगभग 1800 ईस्वी में इंग्लैंड से शुरू होता है। इंग्लैंड में पहली बार जनगणना होती है आपकी, ठीक है ना? इसकी निरंतरता जेम्स प्रिंसेप द्वारा इलाहाबाद और बनारस की जनगणना करा की गई थी। आपसे पूछा जाएगा पहली बार भारत में जनगणना हुई थी इलाहाबाद की। इलाहाबाद की पहली बार जब जनगणना हुई थी तो कब हुई थी आपको याद होना चाहिए, 1824 ईस्वी में हुई थी। इलाहाबाद आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, क्यों हो सकता है? आपका महाकुंभ आपका आयोजन हो रहा है। तो याद रखना, भारत में यदि पहली बार जनगणना की गई थी तो इलाहाबाद शहर में की गई थी ब्रिटिश काल के दौरान, 1824 में। साथ ही साथ बनारस में आपको की गई थी। बनारस में आपकी कब की गई थी? बनारस में आपकी कब की गई थी? 1827 से लेके 1828 में। कब की थी आपकी? 1827 से 1828 में की गई थी। इस समय पे शासक कौन था? जेम्स प्रिंसेप, ब्रिटेन का राजा था, इन दोनों के समय, ठीक है ना? तो आपसे पूछ सकता है कि भारत में पहली बार जनगणना किस शहर में देखने को मिलती है? तो इलाहाबाद में 1824 में, फिर 1830 में आपकी सॉरी 1827-28 में बनारस में, ठीक है ना? एक भारतीय शहर की पहली बार पूर्ण जनगणना 1830 में, ढाका। अब देखो 1830 में पूर्ण जनगणना, पहली बार किसी भारतीय शहर की पूर्ण जनगणना की गई थी कहाँ पे? ढाका में। कब? 1830 में आपकी की गई थी। कब आपकी? 1830 में की गई थी। यदि पूछूँ यहाँ पे कौन व्यक्ति था वहाँ पे करने वाला, तो हेनरी वॉल्टर। मैं आपके लिए इसलिए फैक्ट बता रहा हूँ कि भैया अब पेपर का लेवल थोड़ा-थोड़ा बढ़ गया है। अब जनगणना सीधा ना पूछ के कुछ घुमा-फिरा के पूछता है। हालाँकि आपके अभी जो महिला पर्यवेक्षक का एग्ज़ाम है इसमें नहीं पूछा गया ऐसा, 2017 में हुआ था। बट हो सकता है इस बार आपका एग्ज़ाम का लेवल बढ़ा दे, कुछ ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे, ठीक है ना? तो पहली देखो मैंने बोला कि पहली बार किसी भारतीय शहर में जनगणना 1824 इलाहाबाद में, बनारस में 1827 से 28 में हुई थी। लेकिन भारतीय पूर्ण जनगणना मतलब अंग्रेज कौन से रह रहे हैं, हिंदू कौन से रह रहे हैं, कौन से व्यक्ति रह रहे हैं ढाका में। तो पहली बार किसी भारतीय शहर की पूर्ण जनगणना हुई थी, पूर्ण जनगणना ढाका शहर की हुई थी, जो कि वर्तमान बांग्लादेश में 1830 में हुई थी, ठीक है ना? दूसरी जनगणना सेंट फोर्स जॉर्ज द्वारा की गई थी। दूसरी ऐसी इसी प्रकार की शहरी जनगणना 1836-37 में आपकी फोर्ट सेंट जॉर्ज में की गई थी, ठीक है ना? साथ ही साथ आपको 1849 में, मैं आपको बता दूँ 1849 में आपकी 1849 में आपकी क्या स्थानीय सरकारों को
5 वर्ष के आधार पर जनगणना का आयोजन करने का वो किया गया था कि भई आप क्या करेंगे, जो आपकी ब्रिटिश काल में स्थानीय सरकारें थीं, वो 1849 में क्या आदेश दिया गया कि आप प्रत्येक 5 वर्ष पे जनगणना का क्या करेंगे, आयोजन करेंगे। ठीक है ना? एक बार मैं आपको कुछ सारा फैक्ट बता दूँ देखो, सुनो एक बार सारा फैक्ट देखना यहाँ पे बहुत अच्छे से। मैंने क्रम से बताया आपको 1824 ये वाली स्लाइड महत्वपूर्ण आपके लिए इसलिए क्रम से बार-बार बता रहा हूँ, लिखना है इसको। 1824 में सबसे पहले जनगणना कहाँ पे होती है आपकी आपको देखने को मिलती है इलाहाबाद में, ब्रिटिश काल के दौरान। फिर 1827-28 में आपको बनारस में देखने को मिलती है जेम्स प्रिंसेप के माध्यम से। फिर आपको पहली अधिक किसी भारतीय शहर की पहली बार पूर्ण जनगणना पूर्ण किसी भारतीय शहर की पहली पूर्ण जनगणना आपको 1830 में आपको आयोजित हुई ढाका में। हाँ, ढाका बांग्लादेश में। यहाँ पे कौन व्यक्ति महत्वपूर्ण था? यहाँ पे नाम है हेनरी वॉल्टर का। हेनरी वॉल्टर का। ढाका आपको पता है वर्तमान में कहाँ पे? बांग्लादेश के अंतर्गत एक शहर है। ठीक है ना? इसी के क्रम में दूसरी बार किसी शहर की पूर्ण जनगणना हुई तो 1836-37 में। फिर 1836-37 में फोर्ट फोर्ट सेंट जॉर्ज में। ठीक है ना? आपको बता दूं 1849 में एक आदेश दिया गया ब्रिटिश सरकार द्वारा कि स्थानीय सरकारों को प्रत्येक 5 वर्ष में जनगणना कार्यक्रम को आयोजित करना है। जनगणना कार्यक्रम को आयोजित करना है। ये कुछ इतिहास रहा है यहाँ पे, ठीक है ना? आपको बता दूं फिर भारत में पहली बार 1872 में गैर तुल्यकालिक मतलब कोई समय अवधि निश्चित नहीं थी कि प्रत्येक समय अवधि पे या कैसे हुई। लॉर्ड मेयो के शासनकाल में जनगणना होती है। पहली गैर तुल्यकालिक जनगणना 1872 में गवर्नर जनरल लॉर्ड मेयो के शासनकाल में होती है। फिर 1881 में पहली तुल्यकालिक मतलब प्रत्येक 10 वर्षों पर आयोजित होने वाली जनगणना डब्ल्यूसी पैलोडोन डब्ल्यूसी पैलोडोन के शासनकाल से शुरू हो जाती है। डब्ल्यूसी पैलोडोन के शासनकाल से शुरू हो जाती है। आपको बता दो ये कौन थे? भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे? डब्ल्यूसी पैलोडन थे। ठीक है ना? 17 फरवरी 1881 17 फरवरी 1881। ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ से आपको बता दूँ 1881 से आपकी निश्चित कर दी गई हर 10 साल में आपकी जनगणना होगी। मतलब 1881 के बाद से आपकी प्रत्येक 10 साल में जनगणना शुरू होने का प्रावधान होता है। अब आपकी महत्वपूर्ण जनगणना कौन-कौन सी थी? उनके क्या-क्या फैक्ट समझ में आते हैं? हम लोग 2011 की जनगणना भारत की और मध्य प्रदेश की सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। क्योंकि आजकल सीधे क्वेश्चन जनगणना से नहीं आ रहे हैं बेटा। जो रिसेंट में एग्ज़ाम जितने भी हुए ना वहाँ से घुमा-फिरा के क्वेश्चन आ रहे हैं। इतिहास से ही क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। ठीक है ना? आपको कुछ फैक्ट दिए गए हैं कि 1921 में जो जनगणना हुई थी, यहाँ पे पहली बार जनगणना में जनसंख्या में गिरावट देखने को मिली। जनसंख्या ग्राफ में गिरावट, इसको वैश्विक महामंदी के नाम से जानते हैं। जनसंख्या वैश्विक महामंदी के नाम से जानते हैं। 1971 में जो जनगणना हुई थी, यहाँ पे पहली बार विवाहित महिलाओं की प्रजनन क्षमता की डेटा एकत्रित किया गया कि एक विवाहित महिला कितने बच्चा पैदा कर रही है और कितने बच्चा पैदा करती है। तो पहली बार 1971 में विवाहित महिलाओं की प्रजनन क्षमता का डेटा एकत्रित किया गया 1971 में। वहीं 1991 की बात आती है 1991 की बात आती है, जहाँ पे साक्षरता दर मापने की नई अवधारणा आई। क्या? 7 वर्ष से अधिक आयु के बच्चे जो नाम लिखना जानते हैं, पढ़ना जानते हैं, वो साक्षर कहलाएँगे। ठीक है ना? तो 1991 से जनसंख्या की एक नई अवधारणा आई थी। साथ ही साथ 2001 में पहली बार डिजिटल स्कैनिंग का प्रयोग किया गया। जनगणना के लिए पहली बार डिजिटल स्कैनिंग का प्रयोग किया गया। और 2011 की जनगणना देखते हैं, साक्षरता दर यहाँ पे 74%, लिंग अनुपात 943 दिखता है। अभी हम लोग 2011 की जनगणना पढ़ेंगे और 2021 की जनगणना क्यों नहीं वो भी हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आपको बता दूँ कि आपसे पूछा जाता है कि आपकी पहली जनगणना कब हुई थी? आपकी पहली जनगणना कब हुई थी? पहली जनगणना। तो आपको याद रखना कि पहली जनगणना कब मानी जाएगी? 1881 में मानी। 10 वर्षीय योजना के आधार पर भारत की प्रथम जनगणना 1881 मानी जाएगी और वैसे ही 1872 में हुई थी, ठीक है ना? ठीक, चलो। क्या इसमें संपूर्ण भारत था? संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप शामिल था?
नहीं था। इसमें संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप शामिल नहीं था, इसमें से वो ब्रिटिश भारत शामिल था, जिसमें कश्मीर, फ्रेंच और पुर्तगाली उपनिवेश नहीं आते थे। ठीक ना? दूसरी जनगणना कब हुई थी? तो 1891 में हुई थी। दूसरी जनगणना कब हुई थी? 1891 में हुई थी। इसमें आपको बता दूँ, इसमें बर्मा के कुछ हिस्से भी शामिल किए गए। बर्मा क्षेत्र के कुछ हिस्से भी शामिल किए गए थे, जो कि आपको वर्तमान में म्यांमार है। तीसरी जनगणना आपकी 1901 में हुई थी, 5वीं 1921 में हुई थी। 1921 में आपको बहुत अभी आपने क्या पढ़ा, पहली बार जनसंख्या की गिरावट दिखी। पहली बार जनसंख्या में गिरावट दिखी थी। तो ऐसा क्या हुआ था? ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि यहाँ पे 1918 में एक फ्लू महामारी का प्रकोप था। फ्लू महामारी का उपभोग था, जिससे लगभग 12 मिलियन लोगों की जान चली गई थी। साथ ही साथ आपको यहाँ पे याद होगा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का सेशन भी था। है ना? इसलिए वैश्विक स्तर पे इसलिए इसको इतिहास में, भारत के जनगणना इतिहास में इसको 1921 को क्या कहते हैं? द ग्रेट डिवाइड के नाम से जानते हैं। 1921 की जनगणना को भारत के इतिहास में द ग्रेट डिवाइड के नाम से जानते हैं। ठीक है? महान विभाजक वर्ष, हिंदी में महान विभाजक वर्ष का ये आपको पॉइंट लिखना है। इसलिए ये वाली पीडीएफ आपको कुछ काम की नहीं, जो पीडीएफ मैंने बनाई है। जो पॉइंट्स मैं आपको लिखवा रहा हूँ, वो प्लस पीडीएफ दोनों चीज़ काम की। तो आपके नोट्स आपके हाथ में होने चाहिए जनगणना के। ठीक है? तो 1921 को हम लोग क्या कहते हैं? द ग्रेट डिवाइड या महान विभाजक वर्ष कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस साल बहुत कम जनसंख्या हुई थी। इस साल लगभग 0.3% 10 की गिरावट देखी गई थी। गिरावट, वृद्धि नहीं, गिरावट देखी गई थी ना? फिर 11वीं जनसंख्या 1971 में होती है। तो 1971 में आप आपसे पूछ सकता है कि स्वतंत्रता के बाद दूसरी जनगणना कौन-सी है? स्वतंत्रता के बाद दूसरी जनगणना थी आपकी ये। पहली कब हुई थी? 1951 में हुई थी। दूसरी जनगणना आपकी 1971 में हुई थी। स्वतंत्रता के बाद दूसरी जनगणना थी, दूसरी जनगणना। और वैसे आपकी 11वीं थी, 11वीं जनगणना थी आपकी, ठीक है ना? इसमें पहली बार महिलाओं की प्रजनन क्षमता की बात की गई थी, ठीक है? फिर 1991 में आपकी 13वीं होती है। कौन-सी होती है? 1991 में 13वीं जनसंख्या गणना होती है। हालाँकि स्वतंत्रता के बाद आपकी 5वीं होगी। स्वतंत्रता के बाद आपकी कौन-सी होगी? 5वीं जनगणना होगी। यहाँ पे साक्षरता दर माना कि क्या? 7 वर्ष से ऊपर, 7 वर्ष से जो ऊपर के आयु वर्ग के लोग हैं, उनको साक्षर में जोड़ा गया। इसके पहले किसको? इसके पहले 4 साल से ऊपर के लोगों को जोड़ा जाता था, ठीक है ना? ठीक, साक्षर माना जाता था। अब आती है फिर 2011 की जनगणना हमने देख ही ली है। चलो फिर आगे आते हैं हम लोग 2015 की, सॉरी 2011 की। तो 2011 की आपकी जनगणना थी, कौन-सी थी आपकी? 15वीं जनगणना थी। 15वीं जनगणना थी। तो आपको बताना है कि स्वतंत्रता पश्चात भारत की कौन-सी जनगणना थी? स्वतंत्रता पश्चात भारत की कौन-सी जनगणना थी 2011 की? तो यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट मैंने आपको बताया इस स्लाइड में। यदि आपने नोट किए होंगे तो आपको याद रहेंगे, अन्यथा आपको याद नहीं रहेंगे। यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट बताए मैंने, ठीक है? चलो, अब 2021 की जनगणना हो क्यों नहीं पाई है? तो क्यों नहीं हो पाई भैया? कोविड-19 के कारण स्थगित हो गई थी। यह पहली डिजिटल जनगणना होगी जो 100 जनगणना का विकल्प देती है। मतलब कि एक ऐप लॉन्च किया गया है। इसमें आप अपने आप से अपने परिवार की अपनी जानकारी दे सकते हैं। ठीक है ना? मतलब इसमें आप सामुदायिक भागीदारी पे योगदान दिया जा रहा है। ठीक है ना? सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना। ठीक है ना? पहली बार सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना की बात की जा रही है यहाँ पे। चिंताएँ क्या है इसमें भैया? यदि जाति आधारित जनगणना होगी, तो जाति आधारित राजनीति को बढ़ावा दे देगी। अभी बजट सत्र चल रहा है, आपने देखा होगा कि इस पे हमारे जो अखिलेश यादव अंकल जातिगत जनगणना को लेकर कितना समर्थन कर रहे हैं। कांग्रेस के कितना हंगामा वो कर रही है। ठीक है? अंतर क्या है भैया? देख सकते हो, कुछ आपका महत्वपूर्ण नहीं है आपके एग्ज़ाम के लिए, बट आप देख सकते हैं कि डेटा की प्रगति जनगणना में गोपनीय होती है, लेकिन जाति आधारित में क्या सार्वजनिक हो जाएगी। उद्देश्य संपूर्ण जनगणना की गणना, यहाँ पे गरीबी व वंचित वर्गों की पहचान करना। आवश्यकता इसकी है प्रशासनिक नियोजन होती है, यहाँ पे क्या हो जाती है? कल्याणकारी योजनाओं के लिए। अब कल्याणकारी योजना और योजनाओं में अंतर क्या होता है? इसको आपको बताना है। अब आते हैं महत्वपूर्ण, अब जो आपके यहाँ से फैक्ट शुरू होता है, डाटा शुरू होता है। यहाँ से आपका काम रटना हो जाता है, ठीक है ना? अब तैयार हो जाओ, कमर कस लो। अभी आपका ऐतिहासिक बैकग्राउंड चल रहा था। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आपके चल रहे थे, जो आपकी जनगणना से पूछे जाते हैं और अधिकांश लोग गलत करते हैं। अब यहाँ से आपकी भारत और मध्य प्रदेश की जनगणना शुरू हो जाती है। अभी तक जो क्लास हुई थी सभी एग्ज़ाम के लिए, मतलब कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम हो सबके लिए महत्वपूर्ण थी। तो यहाँ से जो क्लास होने जा रही है, ये सिर्फ़ मध्य प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण हो जाएगी। अन्य स्टूडेंट भी यदि आप लोग देख रहे हैं, तो एक बार देखेंगे ज़रूर कि कैसे हम लोग जनगणना को पढ़ते हैं। ठीक है ना? क्या सीधे रटना होता है या समझना होता है? भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? तो लगभग 121.08 करोड़ जनसंख्या है 2011 के अनुसार। ग्रामीण जनसंख्या
68% जनसंख्या अभी भी ग्रामों में रहती है। वहीं बात करें शहरी जनसंख्या की, तो 31% जनसंख्या अभी तक शहरों में रहती है। यदि बात करें मध्य प्रदेश का स्थान, तो जनसंख्या के आधार पर मध्य प्रदेश का 5वां स्थान। कितना है याद रखना, 5वां स्थान है मध्य प्रदेश का। भारत में कुल जनसंख्या वृद्धि दर, तो भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? 10 की 17.7%, मतलब कि भारत में 10 साल में इतनी जनसंख्या बढ़ जाती है। मैं बात करूं सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा आपका पूछा जाए, तो सिक्किम हो जाएगा। वहीं बात की जाए कि सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा है, तो बिहार हो जाएगा। सर्वाधिक वृद्धि न्यूनतम वृद्धि दर वाला राज्य नागालैंड, जहाँ पे माइनस में देखो, माइनस ऋणात्मक वृद्धि दर आ रही है, ऋणात्मक वृद्धि दर आ रही है, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे 4 फैक्ट आपको याद कराए कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य यूपी, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम, सबसे अधिक ग्रोथ रेट वाला राज्य आपका बिहार, सबसे कम ग्रोथ रेट वाला वो भी माइनस वाला आपका क्या, आपका नागालैंड। 4 फैक्ट आपको याद रखना है आप, ठीक है ना। भारत का लिंगानुपात 943, मतलब कि एक लिंगानुपात क्या होता है, 1000 लड़कों पर कितनी लड़कियां हैं, तो 1000 लड़कों पर 943 लड़कियां हैं, ठीक है ना भारत में। मतलब कि बकाया लोग कैसे रड़ुआ मानने वाले हैं, ठीक है ना। कुछ लोग तो सिंगल होते हैं, कुछ सन्यासी बन जाते हैं, वैसे ही मैनेज होता है, बट कुछ लोग रड़ुआ ही घूमने वाले हैं। मध्य प्रदेश का लिंगानुपात, यदि अब बात की जाए मध्य प्रदेश का कितना है, तो 1931 है। 931 है, कितना है, 931, मतलब 1000 लड़कों पर 931 लड़कियां हैं मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो दोनों में अंतर कितना है, दोनों का अंतर याद रख लो भैया। तो अरे भाई, 2-1 मतलब 12 का अंतर है। मध्य प्रदेश और भारत के लिंगानुपात कितना, 12 अंकों का अंतर है, 12 अंकों का अंतर है, ठीक है? सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, केरल है। सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, केरल, जहाँ पे 244, मतलब यहाँ पे लड़कियां एक्स्ट्रा हैं, यहाँ पे क्या लड़कियां एक्स्ट्रा है। वहीं सबसे कम बात की जाए तो आपका हो जाएगा क्या, सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य हो जाएगा क्या, हरियाणा। सुनना, भारत का लिंगानुपात 943, 943, मध्य प्रदेश का लिंगानुपात 931, 931, सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल, सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य आपका हरियाणा। वहीं भारत की बात की जाए तो ग्रामीण लिंगानुपात आपका 949 और शहरी लिंगानुपात 929। याद करना फैक्ट आपको, ठीक है। 2-3 बार रिवाइज करेंगे आपको याद हो जाएगा, 2-3 बार रिवाइज करेंगे याद हो जाएगा। इसकी पीडीएफ की उम्मीद न रखिए, इस क्लास की पीडीएफ महत्वपूर्ण नहीं है, यहाँ पे आपको नोट्स एक बार बनाने हैं। आप नोट्स खुद से बनाओगे तो लिखते समय भी आपको याद हो जाएगा, बाद में उसको रिवाइज करोगे याद होगा। बता दी साक्षरता दर की, कुल साक्षरता दर कितनी है, भाई भारत की कुल साक्षर मतलब कितने लोग पढ़े लिखे हैं, 72% लोग पढ़े लिखे हैं, बकाया 26% लोग जो है, 25 पॉइंट कुछ परसेंट लोग हैं वो अनपढ़ हैं। यही इनकी बात की जाए तो इसमें मेल कितने पढ़े लिखे हैं, तो 82, 82.14%, पुरुष साक्षरता ज़्यादा है। वहीं फीमेल साक्षरता की बात की जाए तो 65% साक्षर है। आपसे बात किया जाए सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, केरल। सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य केरल है। वहीं सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, बिहार। सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, बिहार है, ठीक है। अब बात है कार्यशील जनसंख्या, मतलब कि जिस किस राज्य की जनसंख्या में कितने लोग कार्यशील हैं और कितने लोग बोझ बने हुए हैं। जैसे आपके घर में कुछ लोग काम करने वाले होंगे, कुछ लोग बूढ़े होंगे, कुछ लोग बच्चे होंगे। बूढ़ों और बच्चों को कार्यशील जनसंख्या में नहीं लिया जाता है। कार्यशील जनसंख्या वो होती है जो कमाई का जरिया होती है, क्या होती है आपकी, कमाई का जरिया होती है, ठीक है। चलो देखते हैं हम लोग इसको।
भाई आप लोग के मैसेज बहुत खतरनाक होते हैं। बहुत बहुत घातक बच्चे होते हो आप लोग। मैं आपका आंसर अभी देता हूँ, चलो इस पे आते हैं। तो साक्षर कार्यशील क्या होती है? कार्यशील जनसंख्या क्या होती है समझ में आया आपको? जो काम करने योग्य होती है। तो भारत की ये आप यहाँ से अभी तक आपका प्रश्न नहीं पूछा गया इस डाटा से। बट इसको इसमें याद कर लेना कि महिला भारत में महिलाओं की कार्यभार की कितनी 25% और मध्य प्रदेश में 23%। मध्य प्रदेश की जनसंख्या जो कार्यरत है उसमें महिलाओं की भागीदारी कितनी है 23%, और भारत की 25। यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा गया आपका। लेकिन एक फैक्ट याद रखना कि भारत में सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या वाला राज्य महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र की पॉपुलेशन सबसे अधिक काम करने वाली है। जनसंख्या घनत्व क्या होता है? 1 किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो भारत का औसत जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। की बात की जाए सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, तो आपका बिहार हो जाएगा। 1006 किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर नहीं, अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे आ रहा है। ठीक है। मध्य प्रदेश की जनसंख्या कितनी है? मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? 243। देखो भारत का कितना है? 382 याद रखना। मध्य प्रदेश का 236 याद रखना, 236 प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है ना? तो मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व और भारत का जनसंख्या घनत्व। ठीक है, चलो। एस टी एस सी जनगणना। तो भारत में अनुसूचित जनसंख्या कितनी है? मतलब टोटल ऑफ पॉपुलेशन में कितने परसेंट एस सी लोग हैं? कितने अनुसूचित जाति लोग हैं? तो 16% भारत में एस सी लोग हैं। एस टी अनुसूचित जनजाति की बात की जाती है तो 8.6% लोग एस टी है आपके। वहीं मध्य प्रदेश में बात की जाती है तो मध्य प्रदेश में एस सी की संख्या जो आती है आपकी कितनी आती है? 15.60% आती है, 15.60% आती है। वहीं मध्य प्रदेश में एसटी की बात की जाती है तो 21 पॉइंट। ये वाला फैक्ट बार बार पूछा गया है कि मध्य प्रदेश में एसटी बहुत ज़्यादा है। ये महत्वपूर्ण फैक्ट बार बार आपसे पूछा जाता है। ठीक है ना? तो कितने 21.0%। तो एससी और एसटी में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में आपको शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। बात है मध्य प्रदेश, देखो आपकी जनगणना भारत यहीं से इतने ही क्वेश्चन आते हैं, इससे ज़्यादा बाहर क्वेश्चन आपके आपके एग्जाम में नहीं जाते हैं। जो आपका महिला परीक्षा एग्जाम है इससे बाहर नहीं जाते हैं। ठीक है ना? जो जा रहे थे मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब आते हैं मध्य प्रदेश की जनसंख्या को क्या करते हैं, रिवाइज करते हैं। और इसमें खनिज तत्व भी हम लोग देखेंगे कि कौन से खनिज तत्व से क्वेश्चन आता है। यहाँ पे जिलेवार जनसंख्या भी हम लोग देखने का प्रयास करेंगे जो कि एमपी के लिए महत्वपूर्ण होगा। मध्य प्रदेश की जनगणना के 2011 के आंकड़े। कुल जनसंख्या कितनी है? 7.2 करोड़। ग्रामीण 72% और शहरी 27%। यहाँ पे आपका काम होता है कि भारत की जनसंख्या देखो कितनी होती है, रिकॉल करने का तरीका। भारत की जनसंख्या देखो कितनी होती है, कितने ग्रामीण है कितने शहरी है। जनसंख्या वृद्धि दर 20% वार्षिक होती है। भारत की कितनी थी? 10 की है। 10 की वृद्धि दर कितनी थी? 17 पॉइंट कुछ थी। ठीक है नहीं? एमपी की कितनी है? 20.3 वार्षिक वृद्धि दर है। ठीक है ना? सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि वाला दशक कौन सा था? 1961 से। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि वाला दशक कौन सा था? 1961 से लेकर 71 के बीच में। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर कौन सा था? 1911 से लेकर 1921। सबका था, इंडिया का भी यहाँ का भी। मध्य प्रदेश का लिंगानुपात। मध्य प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? 931। भारत का कितना है? 943। ग्रामीण लिंगानुपात 936 है मध्य प्रदेश में। शहरी लिंगानुपात 918 है मध्य प्रदेश में। सबसे अधिक, बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा, जिला कौन सा है मध्य प्रदेश का? सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है मध्य प्रदेश का? सॉरी, सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है मध्य प्रदेश का? तो बालाघाट। सबसे कम उच्च लिंगानुपात बालाघाट में 964। वो भी आपका 1000 से ऊपर नहीं है, देख लो। 1964 है। ठीक है ना? और सबसे न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला भिंड नहीं है, दतिया है। आप लोग भिंड याद करते हो, क्या है? दतिया है। ठीक है। फिर कुल साक्षरता दर, यहाँ पे आपकी देखो साक्षरता दर 69%। कितनी है? 69%। इसमें पुरुषों की कितनी है? 68। महिलाओं की कितनी है? देखो टोटल कितनी, मेल कितनी, फीमेल कितनी, एमपी की। तो यहाँ पे आपका काम होता है इंडिया की, अभी अपने पढ़ी ना, वो भी ऐसी लिखो, इंडिया की टोटल, इंडिया की मेल, इंडिया की फीमेल। सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है मध्य प्रदेश का? जबलपुर। सर्वाधिक साक्षर जिला मध्य प्रदेश का जबलपुर है। न्यूनतम साक्षर जिला आपका अलीराजपुर है। न्यूनतम साक्षर जिला आपका अलीराजपुर है। ठीक है, चलो। एक कार्यशील जनसंख्या, तो सर्वाधिक
कृषक जनसंख्या कहाँ पे मध्य प्रदेश में? सर्वाधिक कृषक जनसंख्या धार में है। न्यूनतम कृषक जनसंख्या उमरिया में है। उमरिया लिखा है जो उत्तर नहीं, उमरिया, उमरिया में है। सर्वाधिक रोजगार भागीदारी आपकी बड़वानी में है। न्यूनतम रोजगार भागीदारी भिंड में है आपकी। यहाँ पे कुछ फैक्ट दो याद मत करना, पहला दूसरा ये वाला याद कर ले। मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 236 अभी देखा। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व भोपाल का है 855 और मध्य प्रदेश का मतलब सबसे जनसंख्या घनत्व किस जिले का? ढिंढोरी का। सबसे अधिक भोपाल, सबसे कम ढिंढोरी। एसटी एससी जनसंख्या, सर्वाधिक एससी जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? जहाँ पे शेड्यूल्ड कास्ट ज्यादा पाई जाती हो, उज्जैन। एससी जहाँ पे शेड्यूल्ड कास्ट सबसे कम पाई जाती हो, अलिराजपुर। जहाँ पे शेड्यूल्ड ट्राइब सबसे ज्यादा पाई जा रही है, झाबुआ। और सबसे कम शेड्यूल्ड ट्राइब, मंदसौर। ये सबसे फिर से शेड्यूल्ड कास्ट उज्जैन, शेड्यूल्ड कास्ट सबसे कम अलीराजपुर, शेड्यूल्ड ट्राइब सबसे अधिक झाबुआ, सबसे कम मंदसौर। तो यहाँ पे आपको सबसे महत्वपूर्ण फैक्चुअल क्वेश्चन, यहाँ से आपके क्वेश्चन आते हैं, आप कहीं नहीं पढ़ते, इसको छोड़ देते हो। कोयला कहाँ पे आता है मध्य प्रदेश में? सिंगरौली शहडोल में आता है। हीरा कहाँ से? पन्ना से मिलता है। बालाघाट जिला आपके लोह हैस के लिए फेमस है। मैंगनीज आपको बालाघाट और जबलपुर से मिलता है। बॉक्साइट आपको रीवा सतना से मिलता है। चूना पत्थर आपको कटनी धार से मिलता है। तांबा आपको बालाघाट से मिलता है। भारत में हीरा उत्पादन में मध्य प्रदेश का पहला स्थान है। कोयले में तीसरा है और मैग्नीज में दूसरा है। ठीक है ना? यहाँ पे आपकी जनगणना खत्म हुई। यहाँ पे आपकी जनगणना खत्म हुई। आप कहेंगे सर आपने वो तो पढ़ा ही नहीं कि 3-4 जिले क्रम से पढ़ा दो, 3-4 राज्य क्रम से पढ़ा दो, 2-3 जिले पढ़ा दो, 2-3 नहीं। वो आपके इस एग्जाम में तो नहीं आते हैं। आपकी महिला पर्यवेक्षक एग्जाम में वो चीज़ आपकी नहीं आती है। ठीक है ना? जैसे आपके क्वेश्चन आते मैंने यहाँ पे बताने का प्रयास किया। अब आपका काम है इसको 2 से 3 बार लिखना और पढ़ना। जैसे आप लोग पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा। आपको पीडीएफ चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पीडीएफ की इसकी बिल्कुल नीड नहीं है। तो पीडीएफ से ज़्यादा मैंने आपको लिखवाया कंटेंट हाथ से इसमें, ठीक है? मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, फीडबैक ज़रूर दे दिया करें आप लोग। और जितना मैंने आपको करा दिया इसको रिवाइज़ करें, परेशान ना हो, एग्ज़ाम आपका बहुत नज़दीक है। तो रिवाइज़ जल्दी-जल्दी